नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले 3-4 दिन से लगातार चरखी दादरी की अलग अलग जगहों से रिपोर्टें दिखा रहा हूं और मैं उनमें बात कर रहा हूं चरखी दादरी की कुंभकर्णी नींद की। चरखी दादरी की कुंभकर्णी नींद मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चरखी दादरी का जो तमाम प्रशासन है, तमाम नेता हैं, तमाम जो भी सामाजिक कार्यकर्ता कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुंभकर्णी नींद में हैं। कहीं पर कोई जागने का प्रयास कर रहा है तो कहीं पर वो और ज़्यादा उस नींद में खोने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और आज इसी चीज़ को लेकर के चर्चा करेंगे कि कुंभकर्णी नींद कब टूटेगी चरखी दादरी के अधिकारियों की, नेताओं की। तो आज उसी चीज़ को पूर्ण रूप से डिस्कस करने के लिए क्या चरखी दादरी में चल रहा है, तो उसके लिए हमारे साथ में आज एडवोकेट संजीव तक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी सारे मामलों में आप लोग इन्हें देखते हैं कि जब कोई सामाजिक मामला उठता है तो उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हैं। बड़े मामलों में ज़्यादातर आपको ये दिखाई देते हैं, तो उसी को लेकर ही आज हम इनके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले एक बड़ा मामला इनके द्वारा उजागर किया गया है, वो भी चरखी दादरी उपायुक्त से संबंधित। इन्होंने एक बड़ी सी पोस्ट अपने फेसबुक वॉल पर लिखी और वो भी हमने पढ़ी और उसके बाद कुछ सवाल हमारे भी दिमाग में आए और उसके बाद आज हम यहाँ पर इनके साथ हैं कि जो चरखी दादरी के जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी कुंभकर्णी नींद कब टूटेगी, कब चरखी दादरी का भला होना शुरू होगा, कब चरखी दादरी में विकास पैदा होगा। तो सर, स्वागत है आपका। और सीधा सा ये एक सवाल है, बड़े जुझारू नेता के तौर पर आपको हम देखते हैं सामाजिक तौर तरीकों में, कई सारे आपने मामले उठाए हैं और मामले उठाने के बाद उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट्स भी आई हैं। लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, कुछ का शायद नहीं भी हुआ होगा। लेकिन अभी जो मामला जो मैं देख पा रहा हूँ, सबसे कड़वा सवाल मैं आपसे सबसे पहले ही पूछ रहा हूँ, क्या आपको गुंडा कहना एक मंत्री के द्वारा वो आपको चुभ गया है, जिसकी वजह से आप चरखी दादरी के प्रशासन के साथ और उन नेताओं के साथ आप लग गए हैं? सबसे पहले तो सोमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल वीटीएस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर हमारे बीच में होते हैं और जो समसामयिक जो समस्याएं हैं उनके बीच में आप खड़े रहते हैं जी। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि भाई आदमी कोई भी काम करता है तो उसकी कोई न कोई वजह होती है। तो मंत्री जी ने ग्रीवेंस कमेटी में मेरे को ये गुंडा शब्द बोला था, तो जो लीगल फ्रेम है उस फ्रेम के तहत मैंने उनको मानहानि का नोटिस दे दिया था जी। और उनका मुकदमा भी दायर कर दिया था। तो वो वहीं तक सीमित है। अगर सामने से मंत्री जी दोबारा भी मेरे पास आ जाएं तो मेरे लिए कोई विषय नहीं है। तो उनकी ये उनकी मानसिकता है कि उनके मुंह से क्या निकलता है, ये मेरा विषय नहीं है। हाँ, वो अपराध की कोटि में आ गया तो मैंने उसको जो भी मेरी लीगल फॉर्मेलिटीज बनी थी वो मैंने कर दी। अगर वो अपराध की कोटि में नहीं आता तो मैं उसको छोड़ देता। ठीक है। इससे पहले भी ऐसी ऐसी चीजें हमारे को काफी मिली हैं और ये मिलना, ये सब चीजें मिलना स्वाभाविक बात है। आपने एक बात और कही कि नेता मतलब हम काम कर रहे हैं तो उसको आप हमें क्या ओहदा दे रहे हैं, सोसाइटी क्या सोच रही है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई समाज सेवी, कोई और कुछ से कोई कुछ, तो ये हमारे लिए साधारण बातें मेरे दिमाग से। ठीक है। चुनाव आते हैं, अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ जो काम होता है लघु सचिवालय के आसपास, या दादरी का हार्ट है ये लघु सचिवालय जहाँ पे प्रशासन बैठता है, वहाँ हम भी बैठे हैं, वहाँ हम अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, नेक नियति से। और अगर ऐसी नियति नहीं होती तो लंबा नहीं चलते। दूसरी बात, आपने जो बताया कि ये शब्द बोल दिए और कुछ कर दिए, तो आपने जितनी भी ग्रीवेंस कमेटी देखी होंगी, मेरा आज तक कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है। कोई भी जिले का अधिकारी, आईपीएस, आईएएस, तहसीलदार, एसडीएम, यूं कह दे कि हमारा कोई व्यक्तिगत काम था। ठीक है। आज तक मतलब इसको आप पर्सनली लेकर के नहीं चल रहे हो, सामाजिक हैसियत से ही आपने ये एक मुद्दा उठाया है कि चरखी दादरी का जो प्रशासन जो सोया और उसके पीछे वजह है, और वजह एक नहीं कई हैं। मैं आपको बता दूं, दादरी को जिला भी बने 9 साल हो गए जी। आप धरातल पे भाई है हमारे सारे, अब यहाँ के दादरी के अपडेट लेते हैं, आप धरातल पे ईमानदारी से बता दीजिए कि 9 साल में राज में दादरी में धरातल पे क्या बदलाव है। सरकारों ने पैसे भी दे दिए, कॉमन सी बात है, सब सरकारें पैसे देती हैं, कोई थोड़ा कोई ज्यादा जी।
कोई अधिकारी नेता लोकल हैं, एक्टिव हैं तो बड़ी चीजें ले आती हैं, नहीं तो बिजली पानी के नहर नदियों के ये पैसे रूटीन में आते हैं गांव की गलियों के। तो आप चरखी दादरी जिले को, जिला मुख्यालय को किसी गांव की पंचायत से बड़ी चीज नहीं कह सकते। आप हालात देख लीजिए। तो मेरी तकलीफ क्यों नहीं होगी ये बात। हमारे जो डीसी साहब आए हैं, वर्तमान जो विषय, अगर उसी पे चलते हैं हमें, तो पूरी दादरी में आप बता दो, आपने कहीं देखे उनको? चरखी दादरी की जनता बता देगी। जो जनता की ओपिनियन होती है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमारी व्यक्तिगत थोड़ी समझ चलेगी, हमारा व्यक्तिगत क्या विषय है। चलिए अभी आपकी उस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को दिखा भी दूं, आपके स्क्रीन के ऊपर है, मैं अपने मोबाइल में भी अभी ओपन किया है। आपका ही फेसबुक पेज है? बिल्कुल, गलत तो नहीं है? बिल्कुल 100%। तो भाई साहब का ही फेसबुक पेज है। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही, अगर मैं आप लोगों को पोस्ट दिखाऊं तो इन्होंने लगातार जो पोस्ट हैं वो किए हैं, और कुछ अलग अलग चैनल्स की भी पोस्ट इन्होंने वापस शेयर भी की हैं। और अगर मैं इनकी पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पे एक बड़ा ही लंबा चौड़ा इन्होंने पोस्ट किया है। आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि किस प्रकार से जो इन्होंने जो चीज़ें हैं वो चरखी दादरी प्रशासन के विरुद्ध बताई हैं, कि कैसे जो प्रशासन है वो काम नहीं कर रहा है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं और कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इन्हीं के ऊपर ज़रा बात करेंगे, क्योंकि हम भी पिछले कुछ दिनों से लगातार चरखी दादरी की समस्याओं पर हम अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं। और उसी रिपोर्ट के दौरान में देखा गया है कि जो समस्याएं लगभग 5 साल पहले थी, सेम समस्याएं आज भी बनी हुई हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। चरखी दादरी की अगर, जैसे आपने भी अभी बात कही कि हालात बदले नहीं हैं, और हालात बद से बदतर भी हो गए हैं। पिछले 2-3 साल पहले चरखी दादरी के रोडों को खोदना शुरू किया गया था, जो कि आज बिल्कुल बदतर हालत में है। लोग उनके ऊपर से चलते हैं, कीचड़ की वजह से फिसल के गिरते हैं, चोटें लग रही हैं। आपने जो अभी ये पोस्ट लिखी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने इसके अंदर भी लिखी हैं। तो अभी आपने जैसे सबसे पहले एक बड़ी जो बात कही है कि चरखी दादरी के हालात बुरे हो गए हैं। आप कस निवारण समिति की बैठक में भी जाते हैं, आपका एक अच्छा खासा सोशल नेटवर्क भी है जिसके माध्यम से आप बार बार आवाज़ें उठाते रहते हैं। तो क्या इतनी सारी आवाज़ें उठाने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, शिकायतें करने के बाद, क्या उसके बावजूद भी जो चरखी दादरी का प्रशासन है वो नहीं सुन पा रहा है? देखिए, जो चीज़ें वो आपके सामने हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने आपको पहले बताया, व्यक्तिगत कोई किसी व्यक्तिगत मेरी नहीं हो, किसी के मामले में भी हम नहीं जाते। ऐसा नहीं होता तो हमें ये नौबत क्यों आती है? ठीक है, ये हमारे साथ में ही तो डीसी ऑफिस है। बिल्कुल। अगर किसी आदमी को किसी भी रेवेन्यू से तकलीफ है, वो कहाँ जाए? आपको पता है पूरे जिले में या देश में कर्मचारी कैसे काम करते हैं? बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसा कोई भी विभाग नहीं होगा जहाँ के दरवाजे खुले होंगे कि आम पब्लिक आइए। कोई जिले का एक्शन एसडीओ या किसी भी विभाग का कोई बड़ा अधिकारी है, वो यूं कह दे भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, आपको इस विभाग से कोई परेशानी हो तो बताइए। बिल्कुल, देख या कोई कर्मचारी कह दे। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं, बारडा में भी देखा, दादरी में भी देखा, किस तरह से जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। ब्लॉक हैं, तहसील हैं, ठीक है ना, जितने भी पब्लिक हेल्थ है, इरिगेशन है, जितने भी विभाग हैं, सबके आप हालात आपके सामने हैं। अब कर्मचारी अधिकारी जैसा काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, भ्रष्ट भी हैं, हो सकता है कुछ सही भी हो, पर उनको कंट्रोल कौन करेगा? और कंट्रोल होता दिखाई दे, ये ड्यूटी किसकी है? ये जिले के बड़े अधिकारी की है, बिल्कुल, उपायुक्त की है। पुलिस प्रशासन की ड्यूटी एसपी साहब की है। जब हमारे उपायुक्त, मान लिया मेरे पास अब 10-12 बच्चे साथी हम काम कर रहे हैं, मैं उनमें सीनियर हूँ, अगर मैं 12 बजे आऊंगा, 1 बजे आऊंगा, 2 बजे आऊंगा या मैं नहीं आऊंगा, तो क्या आपको लगता है कि मेरे सारे साथी भी इतने अलर्ट होंगे कि वो 8 बजे आके काम कर लेंगे? बिल्कुल सही बात है। जब जिले का बड़ा अधिकारी इस ऑफिस में नहीं आएगा तो आम जन की समस्याएं उसके पास कैसे जाएंगी? हमारी जो जनता है उसकी वैसे तो कई कैटेगरी हैं, मैक्सिमम लोग अपनी मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, देहाती इलाका है, चाहे किसी भी बिरादरी के हैं, 70-80% वो लोग हैं। उनको जन समस्याओं से मतलब नहीं, वो जन समस्याओं के लिए इकट्ठा भी नहीं हो सकते, वो उनका पेट रोजी रोटी का सवाल है। ठीक है। दूसरा, मैंने अपनी पोस्ट में भी लिखा है, एक वो लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी है, वो एक किस्म से ये मानो कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के सरकारी गुलाम हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई आदमी बोलेगा तो लोकल स्थानीय प्रशासन है या विधायक है या और कुछ है, राजनीतिक लोग हैं, वो उसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं। तीसरी प्रकार की श्रेणी वो लोग हैं जिनको नेताओं से काम है या प्रशासन के इन लोगों से काम है, चाहे ठेकेदार है, चाहे और कुछ छोटा मोटा काम करने वाले हैं। कौन बोल रहे आप बताइए? विपक्ष के, मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई नेता का काम कर रहा हूँ, विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो मौसमी हो गए हैं।
ठीक है ना। विपक्ष में कुछ दिनों पहले तक मैं हमेशा कांग्रेस से भी आप टिकट मैं मांग तो रहे थे। कांग्रेस में था तो भी विपक्ष में था, और जब कांग्रेस के नेताओं से मेरी बातचीत हुई, मतलब सभी पार्टियों को पालतू लोग चाहिए और सेवक चाहिए, ठीक है। तो मुझे आभास था इन चीजों का कि मेरी दाढ़ नहीं गलने वाली। तो अब कांग्रेस से दूरी बना ली है। ना दूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं हमेशा विपक्ष में रहा हूँ। जब कांग्रेस थी तो भी हमने हुड्डा साहब के खिलाफ आंदोलन करे थे कई बार, क्योंकि हमारा जो है ना, हमारे सरकार के विरोधी बैठना सबसे उचित मानते हैं आप? मेरे हिसाब से हमारी सीट ये रिजर्व है, और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा, मुझे लगता है ये। ठीक है। तो कांग्रेस भी आ जाएगी तो भी हम मेरे हिसाब से इसी भूमिका हम काम करेंगे। ठीक है। तो मतलब ये है कि कौन बोले, आप बताइए। तो तभी आपने ये सारी चीजें लिखेंगे, जैसे आपने लिखा कि चरखी दादरी में आम जनता को यह आभास ही नहीं है कि चरखी दादरी में उपायुक्त हैं भी या नहीं है, नहीं है। कोई एक कभी आते ही नहीं है यहाँ पर। भाई मान लिया 15 दिन में आ गए, 10 दिन में आ गए, आधा घंटे के लिए आ गए, पौने घंटे के लिए आ गए, कोई ऊपर से मैसेज आ गया, कोई कॉन्फ्रेंस करनी होगी और कुछ करनी होगी, या कोई सरकारी फॉर्मेलिटीज करनी होगी। आप, मुझे नहीं लगता कि दादरी का कोई 10 आदमी आके यूं कह दे कि जी हम गए थे तहसीलदार के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ और किसी के खिलाफ अपनी शिकायत लेके, और डी साहब ने हमारे को कंसीडर किया। अच्छा, उसके लिए तो आजकल जो अलग अलग चीजें शुरू कर दी हैं, जनता का दरबार भी यहाँ पे लगाया जा रहा है, जनता की समस्याएं भी सुनी जा रही है, विशेष तौर से सर्कस के हाथी बना दिए। ठीक है, सर्कस उसके बारे में आपने लिखा हुआ है कि सफेद हाथी हैं या सर्कस का भालू है। क्या है इनमें? मैं लगातार 8, 10, 12 साल से जाता हूँ इन कमेटियों में, हालांकि हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, मेरे पास वो मिल भी जाएंगे, मेरे से ध्यान नहीं रहा, मैं नहीं तो निकाल के रख लेता भी जाके। गर्मेश कमेटी में क्या रखा जाता है, उसकी गली में किसी की खोर है, उसकी गली, मेरी गली में घर के सामने पोल है, बिजली के तार ढीले हैं, और कुछ है। पुलिस प्रशासन की शिकायतें मैंने एक बार पढ़ी थी कि भाई गली में कोका लेके बैठा है, फलाना लेके बैठा है, और उस तरह की शिकायतें होती हैं 20-25। बड़ी शिकायतें नहीं होती, बहुत ही माइनर और वेल प्लान्ड होती है इन लोगों की जी। मतलब इनके दिमाग का गंदा, मतलब यूं कहूं गंदी सोच है ये, कि बहुत ही माइनर इशू, और इतने बड़े स्तर पे मंत्री जी आते हैं और लोग आते हैं, और वहां पे फिर कहते हैं हमने 10 शिकायतों का निपटारा कर दिया, अखबार में आती है, और ये हो गया वो हो गया। लेकिन वही 10 शिकायतें हमने काफी बार हमारे दर्शकों को बताया भी, और आप लोगों को अब दोबारा भी बता दूं, हमने लगातार इस बारे में बात उठाई, और हर बार कष्ट निवारण की समिति में हमारा सवाल भी रहता था, सर वही सेम की सेम शिकायतें दोबारा आ रही हैं, तो ऐसे में जो कष्ट निवारण समिति की बैठक का मतलब क्या रह जाता है? क्योंकि जब सेम स्थितियां हर एक बैठक के दौरान ही रहेंगी, उन्हीं चीजों को लेकर के बार बार उसमें भी एक बात बताऊं आपको मैं, आप तो देख भी रहे होंगे, हमारी हाईवे की और पुलों की शिकायत थी, आपको ही पता है कैसे हालात हैं बिल्कुल दादरी के। बिल्कुल। दूसरी शिकायत अवैध माइनिंग की, ओवरलोडिंग की थी, जो लंबे समय से चल रही है। बिल्कुल। और पिछली गर्मेश कमेटी की मीटिंग से वो कंटिन्यू होती आ रही थी, अधिकारी कह रहे थे अब की बार ये कर देंगे, अब की बार वो कर देंगे, अब की बार वो कर देंगे। लास्ट मीटिंग पे वो हटा क्यों दी गई, वो मुद्दे हटा क्यों दिए, वो शिकायत हुआ नहीं पहले हटा, बिना समाधान के हटा क्यों दिए? इसका मतलब मनमर्जी है। एक मंत्री आके भी किसको कहता है, यहाँ अधिकारियों को निर्देश देता है, भाई किसी का काम है, तहसीलदार से है, एसडीएम से है, या पुलिस थाने से है, या किसी विभाग से है, बिल्कुल मंत्री आके क्या करता है आप बताइए? गर्मेश कमेटी में वो यही तो कहता है कि जी आप ये काम करिए, अगली डेट अगली तारीख के ऊपर ये काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम उपायुक्त मुद्दे कह देंगे। और अब तो सरकार ने एक लेटर भी जारी कर दिया कि मंत्री जी नहीं है तो भी उपायुक्त ये दरबार चलाएंगे। ये बिल्कुल, अगर अधिकारी की नीयत अच्छी है तो दिल्ली दरबार लगते हैं, दिल्ली समाधान हो जाए। अधिकारी की नीयत अच्छी नहीं है तो ये ढकोसड़े हैं। दिल्ली दरबार भी अब शायद बंद हो गया है, क्योंकि शायद हफ्ते में 2 ही दिन शायद जो खुला दरबार जो लगता था जिसमें जनता की शिकायतें सुनी जाती थी, अब वो भी शायद हफ्ते में 2 ही दिन लग रहा है। तो मुझे तो आइडिया नहीं है, मुझे तो आइडिया नहीं है कि इन दरबारों में क्या तो हो रहा है, किसकी लोगों की समस्याएं तो एजिटिज हैं। ठीक है, हो सकता है किसी की व्यक्तिगत समस्या कोई खत्म भी होगी हो, तो व्यक्तिगत समस्याएं दोबारा जनरेट हो जाती हैं समय के अनुसार। ठीक है, लेकिन हमारा विषय है सामूहिक। ठीक है, कि बिजली, पानी, एजुकेशन। आप ये बताइए हमारी क्या गलती? हमारे को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा। जिन जिलों में घोषणा हुई थी वहां तो मेडिकल कॉलेज चालू हो चुके हैं, एडमिशन भी हो चुके हैं कई जगह। तो यहाँ एक हमारी क्या गलती है कि हमारे पास पहली बात तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। 2022 में हमने 1 साल तक आंदोलन किया, अब जैसे लोगों ने सहयोग किया, घोषणा होगी, अब तक उसकी नींव तक नहीं रखी गई है, नहीं बनी है। एक बात। तीसरी बात, कहाँ है नवोदय विद्यालय, कहाँ है केंद्रीय विद्यालय? ठीक है, और अगर कोई बात करे, हमें कॉमन इश्यूज में बात करें, किसानों के हालात देख लेना,
तो दोनों मंडियों के देखो आप, मार्केट कमेटी के आप देखो नगर परिषद के हालात देखो आप, तो कौन तो करे इस बात को, कौन उठाए? तो सामूहिक जो चीजें हों, मतलब जनता की सुनने वाला कोई भी नहीं बचा, कोई नहीं है। ठीक तो है। दर्द हमारे को इस बात का है, चलो सभी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन एक दरबार तो खुला हो, एक गेट तो खुला हो 10 बजे 11 बजे कि आप 11 से 1 तक आप आइए, समस्याएं लेके आइए और मौके उनका समाधान हो, पब्लिक सामने बैठी हो। ठीक है। एक चीज आपने और लिखी यहाँ पर कि जनता की समस्याएं अधिकारियों की निरंकुश कार्य प्रणाली के कारण घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं, आपने कहा। और साथ ही साथ आपने एक चीज और भी लिखी कि जो हालात है वो वैसे ही घटते, मतलब हालत खराब होती जा रही है और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो भ्रष्टाचार आप किस किस जगह पर देख पा रहे हो? क्या हर एक विभाग जो है निरंकुश हो गया है? देखिए, ब्लॉक हैं जैसे हमारे, एक छोटी पंचायतों का जो कंट्रोलर है वो ब्लॉकों में है जी, वहाँ वही ठेकेदार काम कर रहे हैं, दशकों से वही ठेकेदार काम कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि उन्हें ठेकेदारों को काम मिलता है? नदी नाले गली छोटे मोटे जो काम होते हैं, ठीक है, वो 2-2 4-4 महीने नहीं चलते। आप किसी भी गांव के हालात जाके देख लो। आजकल तो बताते हैं कि ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन टेंडर लगता है, सब कुछ चलता है। देखिए, कुछ पॉलिसी जैसी बना सकते हैं कि एक लिमिट रख रखी है कि 5-7 लाख से नीचे के काम हैं वो अधिकारी अपने आप दे सकता है। कौन कितने काम सरपंच और सेक्रेटरी मिलके है ना वो अप्रूवल दे सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं छोटे काम, बड़े कामों को भी छोटा कर दिया जाता है। मान लिया को 50 लाख का काम, उसको 5 लाख के टुकड़े कर देते हैं। ठीक है। तो और काफी चीजें ऐसी। तो आप देखिए ब्लॉकों के हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ना हो तो बता दो। किसी भी गांव का कोई सरपंच यूं कहते भाई मेरा गांव साफ सुथरा हो रहा है, इसमें ब्लॉक अधिकारी है उसकी वजह से हो रहा है, तो वहां भ्रष्टाचार और हालात वैसे के वैसे हैं। दूसरी बात, मोटी मोटी अगर हम देखें, यहाँ तहसील के जो सरल केंद्र है या किसी भी सीट के ऊपर कोई बंदा यूं कहने वाला है आइए, और यहाँ पे जनता की चीज जो 2 रुपए की चीज 2 रुपए में हो रही है, 10 रुपए की चीज 10 रुपए का काम है। अगर ऐसा है तो बताइए। मतलब आला अधिकारियों के नाक के नीचे ही सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो फिर आप कहना चाहते हैं? हमारा रोना यही है। अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं, सभी विभागों में ट्रांसपेरेंसी है, तो हमारे डीसी साहब चाहे हिमाचल चले जाएं लंबी छुट्टियों पे, हमें क्या मतलब है? एक बार आपने एक आंदोलन किया था जिसके दौरान में आपने तमाम जितने भी विभाग थे उनमें एक नोटिस बोर्ड लगाने की बात कही गई थी कि कौन सा काम कितने टाइम में होगा, कौन अधिकारी करेगा, उन सभी का एक ब्यौरा लिखा जाना चाहिए था। देखिए, हाँ, क्या वो, क्योंकि उस पर आप लोगों की सहमति भी हुई थी, प्रशासन के साथ भी बातचीत समय समय पे हमने मूवमेंट करे थे। तो 4-5 साल पहले की बात है, हमने एक आदर्श धर्मशाला में समाज के लोग इकट्ठे किए कि सामने समस्याएं क्या क्या हैं, इन समस्याओं को लेकर हम डीसी साहब के पास चलते हैं। तो उसमें मोटी मोटी समस्याएं थी, रेवेन्यू की या मोटी मोटी चीजें थी। तो कुछ चीजों को उन्होंने कंसिडर किया, तो उन्होंने बताया कि बात भी सही थी, हर पटवार खाने के सामने एक बोर्ड लगवा देंगे भी इंतकाल की फीस ये है, बदल की फीस ये है, इतने दिन में इंतकाल हो जाएगा, इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में वो हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा आम आदमी कम से कम पढ़ने वाले को दिया फर्क दिमाग में आता है कि आपने आज कागज दे दिया, 1 हफ्ते बाद कागज मिल जाएगा। करप्शन कैसे होता है? आपने कागज पकड़ा दिया, उसकी कोई रसीद नहीं है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है, फिर उसमें कमियां बता देंगे, लोग अवेयर नहीं है, तो करप्शन वहां से होता है। सरल केंद्रों में भी यही हाल है। लेकिन अब शायद दिखाई भी नहीं दे रहे हो बोर्ड भी। आप लोगों ने मुहिम तो शुरू करी लेकिन बाद में वो शायद पीछे। मैंने आपको बताया था कि जो लोगों की कैटेगरी है, एक मध्यम वर्ग नहीं, लगभग निम्न वर्ग में आ गया समाज है। क्योंकि मैंने बताया दूसरा जो वर्ग है नौकरी पेशे वाला और अधिकारियों से काम लेने वाला, वो वर्ग तो आप इन्हीं के साथ मानो। और जो साधारण वर्ग है उसको बेचारे को पता नहीं, तो वो चाहे यहाँ खोखे हैं, चाहे पूरे जिले में जहाँ जहाँ भी उनका काम पड़ता है उनको लुटना ही पड़ता है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, कुछ साथियों ने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और कुछ है, उन्होंने कुछ अधिकारियों के साथ काम खींचने की कोशिश करी। एक तरफ से जो लोग नकारा लोग हैं, जो फेसबुक या लोग हैं, वो कहते हैं ये ब्लैकमेलर है। मैं तो आरटीआई काम नहीं भी पूछने वाला था, क्योंकि काफी लोगों का शायद ये मानना भी है कि इधर से भी बार बार केवल प्रशासन को परेशान करने का। चलो कोई बात नहीं, ये आपकी बात सही है, पर इसका जवाब दूंगा मैं आपको। मेरे अलावा कुछ 10-5 साथी और थे जो आरटीआई का काम भी करते थे। किसी को SC/ST एक्ट लग गए, किसी को कुछ लग गए, मुकदमे तो हमारे भी लगे हैं। पर मैं तो यूं कह रहा हूँ, मैं एक अधिकारी आता है उसके सामने मैंने अब जैसे मुनीष शर्मा जी हैं, हमने जितनी सी बात है वो आके काम करें, और दादरी में ये दिखाई दे किसी को समस्या हो तो मैं
बैठा हूँ, ठीक। हमारा तो एक ही तो विषय है, और तो कोई डिमांड है ही नहीं। दूसरा ये था कि भाई जैसे बड़े विषय ओवरलोडिंग फलाना झगड़ा, उनमें हमारा क्या है, 10 साल से हम लगातार उठा रहे हैं। अगर हमारे को चुप होना होता तो कभी के चुप हो जाते पैसे लेके, हम तो कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है। तो और ये तो श्रीमान जी आपको बता दूं सोमेश जी, बुद्ध, नानक, कबीर या दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ काम किया ना, उनके तो लठ भी लगे हैं, गोलियां भी लगी हैं, जहर भी दिया गया है। हम तो आप भी तैयार हो इस चीज ना, हम तो कुछ कदम चले हैं उन रास्तों पे, या उन रास्तों की तरफ लट तो लग चुके हैं आप लोगों लट को भी। पे लग गए और भी धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हमने कुछ कदम चले हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप पर ये जो परेशानी है ना, ये साधारण बात है, इनके लिए मेंटली प्रिपेयर है मैं भी, मेरी टीम भी। चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा और फिर एक लास्ट सवाल के साथ फिर कंक्लूजन पे आएंगे। आपने एक बड़ा एक मुद्दा शायद आज हाईलाइट किया है इस आपके पोस्ट के माध्यम से, मीडिया का भी, कि मीडिया भी कहीं ना कहीं पीछे हट रही है, मीडिया भी कहीं ना इन चीज़ों को दिखा रही है। किस मीडिया के बारे में आप ये जिक्र कर रहे हो? क्योंकि अभी हम भी आप लोग आपके साथ बैठे हैं और पिछले अगर काफ़ी समय से आप हमारे चैनल पे भी देखें तो लगातार जो कमियां हैं सरकार की, प्रशासन की, हम उनको उजागर करते आए हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करते आए, लेकिन आपने सीधा सा हमला कर दिया कि मीडिया, जो आपका ही जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ दिया, अधिकतर मीडिया तंत्र भी सरकार के आगे घुटनों पर है। मीडिया बहुत दूर दूर की खबरें या वह खबरें प्रसारित करते रहा है जिनका जन समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन हम तो जन समस्याएं भी उठा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप काफ़ी समय से हमें जानते हैं। देखिए सोमेश जी, वी आर हाईली ग्रेटफुल टू यू एंड अदर जो साथी सोसाइटी के लिए खड़े हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि सभी वकील अच्छे हैं, सभी वकील बुरे हैं, ये नहीं कह सकते सारी पुलिस अच्छी सारी बुरी है। तो कॉमन सी बात है, जिस देश में जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। सरकारों के साथ, नेताओं के साथ कुछ लोगों की अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। एक तो उनका या तो उनका स्वार्थ होता है या उनका मानसिक लेवल कमजोर होता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अब मतलब पत्रकारिता चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे और कुछ है, कहीं न कहीं सरकार के झुकाव में, सरकारी तंत्र के झुकाव में मुझे दिखाई देती है। मैं भी मतलब मेरा ओपिनियन गलत हो, पर मैंने देखो सोशल मीडिया पे लिखा है, पब्लिकली लिखा है। और दूसरी बात, एक बात देखिए आप, मेरी पूरी सोशल मीडिया उठा के देख ले, जितने मुद्दे उठा के देख ले, वहाँ पे मुनीष शर्मा के पक्ष में कोई बात नहीं है कि भाई आप गलत करें। अदरवाइज सोसाइटी मेरे को कहती जी आप गलत करें, हमारे काम हुए हैं, ठीक है, ठीक है। मीडिया के पक्ष में कोई बात नहीं है कि भाई मीडिया दादरी की या समाज की या देश की 100% समर्पित है। और समर्पित तो देखो आज़ादी से पहले भी, बाद में वकीलों ने बहुत कुछ काम करे हैं, लेकिन हम कुछ लोग साथी लगे हुए हैं, बाकी बार शांत है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम उसको दूसरे एंगल से देखें। चलिए, ठीक है, जिसको जो गलत लगता है, आपको जन समस्याएं लगती हैं आप उठाते हैं, मुझे कोई समस्या लगती है मैं उठा रहा हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई और नहीं उठा रहे तो आप क्यों उठा रहे हैं। ठीक है, इस बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे एक पत्रकार के ऊपर तरह तरह के नियम लागू होते हैं। जो जर्नलिस्ट एक्ट है उसको भी हमें अपनाना पड़ता है, तो उसके मुताबिक काफ़ी सारे हमारे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसको लेकर के हमें चलना पड़ता है। अगर हम उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल के जाएंगे तो कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ हम पर भी बनती हैं और शायद कई बार हम भी उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ करके आगे निकलते हैं ताकि जनता की समस्याओं को हम अच्छे से उठा सकें और तमाम चीज़ें कर सकें। और हाल फिलहाल अगर आप लोग देख भी रहे होंगे, पूरे देश की स्थिति देख रहे होंगे, तो आप लोगों को पता चला होगा कि सीनियर पत्रकार जो हैं उनको रिपोर्ट दिखाने के ऊपर उनके ऊपर केस हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए तरह तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। कई सारे, जैसे अगर बिहार का मामला अगर ये आप देखेंगे तो SIR का जो एक मामला है जिसमें खाली फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो उसमें जिस पत्रकार अजीत अंजुम के द्वारा, सीनियर पत्रकार हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने वो आवाज़ उठाई थी और वो मामला उठाया था और उन पर भी केस कर दिए गए। तो ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तब कहीं ना कहीं पत्रकार, क्योंकि जो एक फैमिली मैन भी है, वो अपनी फैमिली को लेकर भी थोड़ा सा पीछे हटता, लेकिन काफ़ी सारे जो पत्रकार हैं वो अपनी जो बात है बिल्कुल बेबाकी से रखते हैं, उन समस्याओं को भी उठाते हैं। और आप देख भी रहे होंगे हमारे चैनल पर भी बाकायदा लगातार एक के बाद एक हम वो हर एक समस्या उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता से सरोकार रखती है, चाहे उसके लिए कहीं पर पुलिस केस झेलना पड़े या कोर्ट केस झेलना पड़े। आपको बता दूं, पहले भी एक पुलिस केस हो चुका है जिसके संबंध में चीज़ें हुई थी, हालांकि वो निपट गया, लेकिन आगे भी अगर होगा तो भाई डरने वाले हैं नहीं। और
बिल्कुल उसी तरीके से बेबाकी से हम काम भी आपके करेंगे। साथ खड़े हैं, ऐसी क्या बात है। अगर पुलिस केस होंगे और कुछ होंगे हमारे ऊपर भी हुए हैं, देखो काम करोगे तो कमियां भी निकलेंगी जी। और पुलिस केस भी होंगे, और जिन लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे, चाहे आप उठाओ चाहे मैं उठाओ, जी। उनको तकलीफ होगी तो अपनी प्रतिक्रियाएं भी देंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है डॉक्टर साहब, हम एकजुट हैं सब साथी आपस में, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बाकी साथ के हम खड़े भी हैं। दर्शकों के और हमारे ऐसे जो जुझारू साथी हैं उनके भरोसे ही हैं, तो जाहिर सी बात है डरने वाले नहीं है, बेबाकी से आप लोगों तक जो तमाम रिपोर्टें पहुंचेंगे। लेकिन अब फाइनल एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि चरखी दादरी उपायुक्त का आपने ट्रांसफर की मांग की, आपके जो पूरे जो एक टीम थी जो ज्ञापन भी दे करके आई है, सरकार से यहाँ के उपायुक्त को चेंज करने के लिए मांग की गई है। एक उपायुक्त बदलेगा, दूसरा आएगा, तो अगर व्यवस्थाएं नहीं बदली तो केवल ट्रांसफर से क्या होगा? मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया कि मानसिकता का विषय है, हमने काम करने वाला आदमी चाहिए। ठीक है। तो जैसे काम करने की श्रीमान जी की आदत नहीं है, ठीक है, काफ़ी लोग आए हैं। यहाँ पर एक चीज और भी जानना चाहूंगा, ये जो आपने कहा ना कि आदत नहीं है, ये ऐसी आदत क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है? देखो अलग अलग मानसिक स्थितियां हो जाती हैं आदमी की। मैं भी एक दो बार मिला था श्रीमान जी से। आप एक बार देखिए ना कि जब यहाँ पे इतने महीने से यहाँ बैठे हैं तो काम कहाँ है, कोई एक काम तो बता दे। लेकिन प्रशासन मैं माफी मांग लूंगा आपके चैनल के माध्यम से समाज से, लेकिन प्रशासन ठीक है ना? तो कह रहा है ना हर रोज प्रेस नोट जारी कर करके बता रहा है। प्रेस नोट तो पता नहीं, कागजों में रोज हमारी कोर्टों में फैसले होते हैं, न्याय थोड़ी होते हैं। ठीक है ना, यहाँ लोग 50,000 लोग रोज टच करते हैं इस कोर्ट में, क्या लेके जाते हैं बताना आप। तो ये जो सरकारी जुमले हैं, सरकारी जो चीजें हैं, ये फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप ये बताइए, सड़क नदी निर्माण जो भी है, नाला, छोटी मोटी जो भी चीजें हैं, वो रूटीन में पहले भी होती थी। आजकल लोग अधिकारी कैश कर लेते हैं, कुछ नेता कैश कर लेते हैं। भाई कोई चीज टूटेगी वो नई भी बनेगी। जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट, हम कपड़े नए पहनते हैं रोज, जब 6 महीने बाद हमने कपड़े हमने दोबारा लेने को दोबारा भी लेंगे, हमें उस चीज की ऐड क्या है। तो ये छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज हैं। ये फॉर्मेलिटी कर रहा है मतलब प्रशासन। प्रशासन भी, सरकारी तंत्र भी सारा फॉर्मेलिटी कर रहा है, ठीक है। पर हम अपने संवैधानिक दायरे में, देखो लोगों को पता नहीं है, ये हमारे सेवक हैं। आम लोगों के दिमाग में फोबिया हो जाता है, डीसी, तहसीलदार, एसडीएम, एसपी, लेकिन जनता को तो बाहर हाथ जोड़ के खड़ा रखते हैं। अगर हमारी जनता इतनी अवेयर होती तो कितने योजन दूर किलोमीटर से तो अंग्रेज आके हमारा ऊपर राज करके, मुगल राज करके, और पता नहीं कौन कौन राज करके, और समय समय पे जिन लोगों ने जगाने की कोशिश करी ना, उन लोगों को इसी जनता ने लठ मारे हैं। ठीक है, वो एक मेरे साथी कह रहे थे कि जब वो वहाँ जलियांवाला बाग में गोलियां जो चला रहे थे, वो हमारे तो सैनिक थे, हमारे तो भाई थे जो चलाने वाले, और जनरल डायर की तरफ किसी ने गोली, उसका बंदूक का मुंह नहीं गया। ये मानसिक विकार है, ये हमारी जो सोचने की क्षमता है उसकी कमी है। तो बेचारे लोग कभी से हमारे वैचारिक, हम हिंदुस्तानियों को वैचारिक क्रांति नहीं हुई है, आपको नहीं पता। अभी वैचारिक क्रांति लाने का इरादा है। हम वैचारिक लोग हैं, ठीक है, हम व्यक्तिवाद पे बात नहीं करेंगे। आज ना आपने देखा होगा, मैं किसी नेता के है ना हम सामने, हमने कभी किसी कोठी के सामने या किसी अधिकारी मतलब व्यक्तिगत नहीं लिया है। हमने ग्रीवेंस कमेटी में जो नेताएं हैं वो एक प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा है, बिल्कुल। अदरवाइज हमने किसी नेता के पास नहीं गए हैं। समय समय पे चाहे कोई मंत्री रहा हो, कोई संतरी रहा हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा रहा हो, जो संवैधानिक दायरे में जो चीज आती हैं हम वहां तक रहते हैं, ठीक है, और वहां तक हम आगे भी रहेंगे। हड़ताल, प्रदर्शन, ये संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, हम उन पर भी आएंगे अपनी मांगों को मंगवाने के लिए। तो अगर जैसे आप लोगों ने मांग की है कि तबादला कर दिया जाए, तो अगर तबादला नहीं होता है या व्यवस्था नहीं सुधरती है तो अगला कदम क्या है? मेरे हिसाब से सोमेश जी, आप हमारे से परिचित हैं, प्राण जाए वचन नहीं जाए। सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, फ्रेम में काम कर रहे हैं। हम अपने साथियों के हिसाब से हमने ये मूवमेंट शुरू करी थी, तो 15-20 दिन तो हम रूटीन में मान के चल रहे हैं। 2-4 दिन ऊपर से हम रोड पे आएंगे, ठीक है, मतलब या तो सड़क पर उतर कर या तो डीसी को ये बताना पड़ेगा कि मैं डीसी हूँ, मेरे दरबार खुले हैं, दादरी के लिए काम होगा, नहीं तो जाना पड़ेगा, और नहीं तो विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। जी, तो सुन सकते हैं आपकी बड़ी एक मुहिम कहीं ना कहीं छेड़ दी गई है।
प्रशासन के खिलाफ खुल करके अब एडवोकेट्स जो हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं और एक जंग छिड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई तो सड़कों पर शायद प्रदर्शन होंगे, धरने होंगे, और जो कि प्रशासन को महंगा पड़ सकता है। हालांकि हम यहाँ पर काफ़ी दिनों से चीज़ों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर विकास हुआ, कहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन व्यवस्था हमें दुरुस्त दिखाई नहीं दे रही है। अब इस व्यवस्था को पढ़ा लिखा समाज है वो दुरुस्त करने के लिए आगे निकल के आ रहा है, तो शायद अब व्यवस्था दुरुस्त होना लाजमी है, लेकिन समय कितना लगेगा वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी जंग छेड़ दी गई है, कुंभकर्णी नींद खुलेगी या नहीं वो देखना होगा, कितना समय लगेगा वो भी देखेंगे। आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं हैं हम वो बिल्कुल पहुंचाते रहेंगे, बस आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। आपका सपोर्ट ही हमें चाहिए, सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ। तो हमारे को थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए तो आप वो कीजिएगा। आप लोगों तक बेबाकी से हम समाचार लेकर के आते रहेंगे। तो अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी।